सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी का न्याय। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फ़तह किया? नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास। इस्लामी इतिहास का हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? क्या आप जानते हैं कि इराक़ में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज़ और अफ़्रीका तक फैली हुई थीं। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने वाला शासक सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके ज़रिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी रिद्धि सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का न्याय। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फ़ैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलर्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का योगदान। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगन्नी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था। ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फ़तेह किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फ़तेह करने के लिए 16 जंगें लड़ दी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगे सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ी दादा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फ़ौजी कमांडर थे। यास 64 में उन्होंने जब मिस्र को फ़तह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया।
यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने से सलीबियों से लगातार 12 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 66,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफ़िलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इज़राइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। अरब और इज़राइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें और ज़्यादातर में फ़तह हासिल की। इस्लामी इतिहास का हीरो बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी तक़रीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं।